आज है डेट 3 जहाँ पे हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स। आज मैंने देखा कि मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर ये हमने पढ़ा था कि अगर मुझे स्कैनर के लिए कुछ यूज़ करना है तो मुझे डायरेक्ट स्कैनर की क्लास लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ये तो पता हो गया कि स्कैनर की क्लास लगाकर अगर हम वेरिएबल बनाएंगे इस वेरिएबल का यूज़ करके हम इनपुट ले सकते हैं और उसको दूसरे हमारे वेरिएबल्स के अंदर सेव भी कर सकते हैं, अलग वेरिएबल्स के अंदर। ओके, सबसे पहले मैंने ए नाम का जो वेरिएबल है, मीन्स ए नाम के वेरिएबल को ए नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेव करने के लिए मैंने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया। नेक्स्ट इंट का यूज़ इसलिए होता है अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मैं नेक्स्ट इंट का यूज़ करता हूँ। ओके, देन उसके बाद बी, अगर मुझे बी के अंदर कोई वैल्यू लेनी है, वैसे ही मुझे इंटीजर लेना था, मैं इसलिए इन को मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया एंड नेक्स्ट इंट का फंक्शन कॉल कर लिया। तो वो डायरेक्टली जो भी वैल्यू होंगी वो सी के अंदर स्टोर कर, बी एंड सी के अंदर सेम प्रोसेस करके सब स्टोर कर लेंगे। देन है इंट मैक्स इक्वल्स टू ए, मीन्स अब क्या होगा कि ए की वैल्यू जो है ये सबसे पहले मैक्स में चली जाएंगी। मैक्स की वैल्यू, सपोज ए की वैल्यू मेरे पास 10 थी तो मैक्स की भी वैल्यू मेरे पास अभी 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू किस चीज़ की कौन से वेरिएबल की है वो मुझे निकालनी है। सपोज यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ है कुछ, सपोज 10, 20, 30, ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ है ए, बी एंड सी के। ओके, अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो मेरी मैक्स के अंदर चली गई। अब क्या होगा कि ये मैक्स चेक करेंगे कि अगर बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, मतलब 10 अगर 20 से बड़ा है। ओके, ये 20 है, 10 अगर 20 अगर 10 से बड़ा है। ओके, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 20 एंड ये है मैक्स की वैल्यू है 10। मीन्स हाँ, कंडीशन तो ट्रू हो रही क्योंकि 20 10 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा कि बी के अंदर की वैल्यू चली जाएंगी मैक्स के अंदर सेव करने। मतलब अभी मैक्स की वैल्यू हो गई है 20। उसके बाद अब फिर से कंडीशन लगाइए कि मैक्स की वैल्यू चेक करेंगे कि सी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है क्या। तो 20 मैक्स की वैल्यू है, ये बड़ी है क्या, सी की वैल्यू क्या है 30 से बड़ी है क्या, हाँ 30 से बड़ी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, सी, मतलब 30। मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, अभी 30 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे लास्ट में, अगर मीन्स मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे। मैक्स के अंदर तो 30 है तो हम अभी 30 प्रिंट कर देंगे। ऐसे वो प्रोग्राम था। एक्चुअल में ये प्रोग्राम इतना बड़ा होता भी नहीं है, ये वाइल लूप का यूज़ करके डायरेक्टली बहुत ही इजीली एक बार सिर्फ हमें चेक करना पड़ता है कि मैक्स की वैल्यू अगले वेरिएबल से बड़ी है क्या। वो वाइल लूप का यूज़ करके फिर आप कितने भी वेरिएबल रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली चेक करके वो बता देता है। अब ये तो ठीक है, इफ एल्स का यूज़ करके हमने देखा इसे। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वैल्यू यूजिंग मैथ क्लास। ओके, मैथ क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो पता ही होगा। देन स्कैनर से हमने एक इंट इन नाम से एक वेरिएबल लिया जिसका यूज़ करेंगे हम अपना कोई भी इनपुट लेने के लिए। देन इंट ए इक्वल्स टू इन डॉट, ये भी तीनों चीज़ें वैसे ही है, मतलब हमें वेरिएबल से इनपुट लेना है और ये तीनों में स्टोर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अभी हाँ यहाँ से मेन चालू होता है कि सबसे पहले तो हमें वेरिएबल दिया है मैक्स जो स्टोर करेंगे इंटीजर की वैल्यू। देन मैथ डॉट मैक्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया कि अगर सी जो है ये अगर बड़ा होता है या फिर मैथ डॉट मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो अगर बड़ी होती है तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएंगे मैक्स में। बट मैथ डॉट मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होंगी, तो वो वैल्यू होंगी ए एंड बी। मतलब ए अगर बड़ा हो या फिर बी अगर बड़ा हो, दोनों में से जो भी बड़ा हो वो मैथ डॉट मैक्स की वैल्यू हो जाएंगी। एंड उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन होगा सी में एंड मैथ डॉट मैक्स में, और इन दोनों में कंपैरिजन होने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो डायरेक्टली चली जाएंगी अपने मैक्स नाम के वेरिएबल में और इसी को अपन प्रिंट कर देंगे। हो गया। देन इसके बाद हमारा है हाँ स्ट्रिंग का प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ओके स्कैनर इन नाम से हमने वेरिएबल बनाया। देन इसके बाद प्रिंट एल एन, हाँ ओके
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिस्टम में हमें आउटपुट प्रिंट करना है, बट क्या प्रिंट करना है, इन डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, जितनी भी तुमने स्पेस दे के लिखी है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग। डॉट ट्रिम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट ट्रिम का यूज, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस एट द स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखी, उसमें अगर कोई भी स्पेस हो, अगर आपने ये डॉट ट्रिम का फंक्शन नहीं लगाया रहता तो वो डायरेक्टली स्पेस के साथ प्रिंट कर देता उसको। बट अगर मैंने डॉट ट्रिम का फंक्शन लगाया है तो क्या करेंगे कि इस डॉट ट्रिम का यूज़ करके, मतलब डॉट ट्रिम की वजह से उसमें की जितने भी स्पेस है वो रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें ऐसा है कि स्कैनर इंट वेरिएबल हमने लिया है, सेम प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ना, ये हम अगली बार से स्किप कर देंगे क्योंकि ये हर बार रिपीट ही हो रही है। मेन प्रोग्राम पे चलेंगे डायरेक्ट। कैरेक्टर ch नाम से हमने कैरेक्टर लिया। अब इसमें क्या स्टोर होने वाला है, इसमें इन डॉट नेक्स्ट, ओके, देन मीन्स नेक्स्ट अगर सिंपल है तो मीन्स सिंगल वर्ड है ना, डॉट ट्रिम डॉट कैर एट 3, ओके। डॉट ट्रिम मतलब वो तो ऐसा अगर देखा जाए तो अगर नेक्स्ट लिखा मतलब समझ जाना कि वो ऑटोमेटिकली ट्रिम करने वाला है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ जगह पे देखा कि ये जो नेक्स्ट है मीन्स जो VS कोड में, जहाँ पे VS कोड में मैं यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने नेक्स्ट लिखा उसके बाद कितने भी मैं स्पेस दूँ, उसके पहले दूँ उसके बाद में दूँ, तो वो डायरेक्टली स्पेस कट ही कर देता है। ओके, अनदर कंपाइलर हो सकते हैं, जैसे लिनक्स में अगर कंपाइलर होंगे तो वो शायद तक ना ही करे। जैसे C++ का ही उदाहरण ले लो कि अगर आप प्रोग्राम जो है वो टर्बो C++ में करते हो तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती है क्योंकि वो ओल्ड कंपाइलर था। वैसे ही अगर लिनक्स का शायद तक हो सकता है, या फिर कोई दूसरा कंपाइलर जो ओल्ड हो उसमें ट्रिम की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, वो कंसिडर कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे ये काम क्या करने वाला है, ch के अंदर जो भी वैल्यू सेव होंगी, सपोज मैंने यहाँ पे YASH यश लिखा, ओके, सो सब्सक्राइब करते जाओ मेरे चैनल को, ओके। यश लिखा, कैर एट 3 लिखा है, ये 3 की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो हमारा स्ट्रिंग कैसे चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, इंडेक्स से 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो वो क्या प्रिंट करेंगे, H को प्रिंट करेंगे, समझ गए। 1 अगर मैं वहाँ पे 3 की जगह पे 1 लिखता तो क्या प्रिंट करता, डायरेक्टली A को प्रिंट कर देता। एंड 0 लिखता तो Y को प्रिंट कर देता। एंड अगर 4 को प्रिंट करता तो, अगर 4 लिखता तो क्या प्रिंट करता, ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है, करके देखो, बहुत इजी प्रोग्राम है। देन क्या प्रिंट करेंगे, वो ch में जो भी वैल्यू सेव होंगी इसका यूज़ करके, ओके। इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, मतलब वो इस बार क्या प्रिंट करने वाला है, H प्रिंट करने वाला है। तो ये ch की जगह पे सिर्फ H प्रिंट कर देंगे। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम है कि अपर केस है या लोअर केस है, ये चेक करना है हमें। सो इसमें क्या होगा कि कैर ch इन डॉट नेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट कैर एट 0 मीन्स वही जो हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ी कि 0 YASH यश अगर मैं लिखता हूँ तो इस यश में 0 इंडेक्स पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, Y आ रहा है। ये भी स्मॉल y है, ठीक है, वो दिख रहा कैपिटल था, एक विलांटी लगा के उसको स्मॉल कर दिया। हाँ, इफ़ ch इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a मीन्स यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि ch के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है, मतलब y ch के अंदर सेव हुआ है, तो y ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू a है क्या, ठीक है। आपने ये पढ़ा ही होगा ASCII कोड, ओके। ASCII कोड में ये जो नंबर्स दिए रहते हैं तो a से z तक सीरीज वाइज नए नंबर दिए रहते हैं। अगर ये जो A और Z के अंदर अगर ये Y आ रहा है तो सीधा सीधा ये प्रिंट कर देंगे लोअर केस है, नहीं तो अपर केस है। अब इसमें प्रॉब्लम भी एक है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी सोल्यूशन है उसका, कुछ हार्ड नहीं है। कि अपर केस में क्या बोल रहा है कि अगर A से Z के अंदर या फिर इक्वल्स टू कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो लोअर केस दिखाओ, नहीं तो अपर केस दिखाओ। फिर मैं यहाँ पे अगर नंबर टाइप करता हूँ या फिर स्लैश टाइप करता हूँ, मतलब सिंबल टाइप करता हूँ, फिर भी ये मुझे अपर केस दिखाएंगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बता तो मुझे वैसे कमेंट में बताओ, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, CH A, ओके। तो हमारा जो Y है ये बड़ा भी है, ये तो बड़ा है एंड इक्वल्स टू नहीं, पर बड़ा तो है A से, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई।
और z से छोटा भी है, मतलब ch, y छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए z के, हाँ z से छोटा भी है, मीन्स यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ। ओके, वैसे ये उल्टा हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ पे चाहिए था, सॉरी ये बराबर है एंड y z से छोटा, हाँ ये बराबर है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए था, ये y a से बड़ा है, y z से छोटा है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, मतलब ट्रू ट्रू तभी ट्रू, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये बहुत ही ईजी है, इसको लर्न करने की, याद में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड मतलब साथ में लेके चलने वाला, एंड मतलब साथ में लेके लेंगा, अगर ट्रू रहा और साथ में ट्रू रहा तभी वो ट्रू करेंगा, और मतलब ये साथ में लेके नहीं चलेगा, एक तो ये नहीं तो वो, और नाम में ही अर्थ छुपा है, ठीक है। अगर तुम एंड भी ध्यान में रखते हो फिर भी तुम्हें और का आ जाएगा, मतलब कोई भी एक ट्रू होना चाहिए तो वो ट्रू हो जाती है। हमने यहाँ पे यूज़ किया है AND एंड, ओके, एंड ऑपरेटर। सो यहाँ पे दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी वो ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें फिबोनाची सीरीज़ दी है। ये फिबोनाची सीरीज़ बहुत बार देखी गई है एग्जाम्स में और बहुत ही सिंपल सीरीज़ है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, A और B की शादी होती है, उसका एक C होता है, फिर B और C की शादी होती है तो उसका एक D होगा, फिर C और D की शादी होंगी। मतलब देखो, ठीक है, A B इन दोनों की एडिशन होंगी तो C आएगा। अब ये B C है, इन दोनों की एडिशन होंगी तो D आएगा। अब ये C D है, मतलब वो क्या कर रहा है, पहले A B था, C आ गया, फिर B C था, D आ गया। अब क्या होगा, C D आएगा तो E आएगा। मतलब ये ऐसे ऐसे चलते जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही सिंपल दिया है कि अगर मेरे पास A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। मतलब ऐसे ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। हम इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इस फिबोनाची सीरीज को बस परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द nth टर्म्स आउटपुट इन फिबोनाची सीरीज। ओके, यहाँ पे nth टर्म आउटपुट निकालना है फिबोनाची सीरीज का। कैसे निकालते, सिंपली है, यहाँ पे एंटर द नंबर। यूजर ने सपोज एंटर किया 7, ठीक है, हम 7 ले रहे हैं नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, n में क्या से होने वाला है, 7 से होने वाला है। मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, काउंट इक्वल्स टू 2, बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ पे 0 और 1 कर दिया है, इसलिए काउंट हमें आगे 1 से चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 से हमें काउंट चालू करना पड़ेगा। काउंट का यूज़ कहाँ पे होगा, काउंट का यूज़ होगा वाइल लूप को चलाने के लिए। अब यहाँ पे काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब काउंट क्या है हमारा 2 है, ये लेस देन इक्वल्स टू 7 है, कंडीशन ट्रू है ना, 2 छोटा है 7 से। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू b, मतलब b के अंदर की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे एक्चुअली स्वैपिंग हो रही है। मतलब a की वैल्यू b में जाएंगी, b की वैल्यू a में आएंगी, ठीक है, और इसके बाद काउंट की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग होगा, ठीक है। अब स्वैपिंग के लिए सपोज मेरे पास ये सिंपल सी स्वैपिंग है यार, ये समझ लेना बहुत ही भारी, मतलब बहुत ही सिंपल काम है ये, कुछ भारी है नहीं इसमें। टेम यहाँ पे इसलिए लिया ताकि वो स्वैप कर पाए एक वेरिएबल के थ्रू। वैसे तो बहुत प्रकार की स्वैपिंग होती है, उसमें से 2 पॉपुलर है, ये यूजिंग वेरिएबल वाली स्वैपिंग है और एक विदाउट यूजिंग वेरिएबल वाली स्वैपिंग रहती है, जहाँ पे a इक्वल्स टू a + b इक्वल्स टू a, ऐसे मीन्स वहाँ पे वो दिया रहता है। मैंने फ़िलहाल देखा नहीं, जब C++ पढ़ा था तब देखा था मैंने। ओके, तो यहाँ पे ये स्वैपिंग हो जाएंगी, a की वैल्यू b में आ जाएंगी, b की वैल्यू a में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे 0 1 आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएंगी, मतलब काउंट अपने पास 2 था, ये हो जाएगा 3। अब फिर से 3 छोटा है 7 से, हाँ छोटा है, फिर क्या होगा, फिर से वो उसी को ये कर लेंगे,
अब ऐसा चलते जाएगा एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली अपनी जो वैल्यू है 13, ठीक है, वो आ जाएंगी। वैसे इसमें एक स्टेप गलत है। अब वो स्टेप गलत क्या है, एक तो आप कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। स्टे ट्यून्ड उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो बी में प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भारी काम नहीं है। फाइंड आउट द रिपीटिंग ऑफ द नंबर इन गिवन सीरीज। अरे ये बहुत ही सिंपल काम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको रिपीटिंग नंबर निकालना है इस सीरीज़ का। तो सबसे पहले तो नंबर यूज़र एंटर करेंगे, उसी नंबर में से उसको बोलेंगे कि आपको कौन सा रिपीटिंग नंबर चाहिए, वो भी यूज़र एंटर करेंगे। अब ये चेक करेंगे, ये प्रोग्राम एक्चुअली मैंने बनाया, ये देख के नहीं बनाया था मैंने। ओके, नंबर नम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, नम जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 होता नहीं तब तक ये प्रोग्राम रिपीट होता ही रहेगा। मतलब इंट डी इक्वल्स टू नम मॉड ऑफ 10, मतलब नम अगर मैं नम का अगर मॉड करता हूँ 10 से, तो मुझे सपोज मेरे पास 1 2 3 ऐसा नंबर है, ठीक है, 1 2 8 सपोज मेरे पास अभी 1 2 3 ऐसा नंबर है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो सिंपल सी बात है, 10 12 चा 120 होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट मत करना ऐसे कुछ। ओके, 12 चा 120 एंड यहाँ पे 3, तो ये जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, और इसको तुम पॉइंट लगा के ही डिवाइड कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे 10 3 चा करूँगा तभी वो डिवाइड होगा, बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि हम हैं इंटीजर में, है ना, अपन फ्लोट में है क्या नहीं है। मीन्स अपने को क्या करना था, वैसे भी अपने को रिमाइंडर सेव करना था। मॉड का काम ही वो रहता है, मॉड क्या करता है, रिमाइंडर सेव करता है, और डिवाइड का काम क्या है, क्वेश्चन सेव करना। मतलब डिवाइड अगर मैं करता तो मुझे आंसर मिलता 12, और अगर मैंने मॉड किया है तो मुझे आंसर मिला है 3। तो अपनी मतलब इसका काम वही है कि एक नंबर में से डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना, मतलब लास्ट वाली वैल्यू निकालना। अब ये जितने बार वैल्यू सेम आएंगी उतनी बार अपन उसको काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। काउंट पहले हमने स्टार्टिंग में कितने लिखा है, 0 लिखा है। अब यहाँ पे डी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। अब कंडीशन वही है कि अगर आपने मॉड किया है और ये जो मॉड का डी निकला है, ये अगर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने यूज़र से जिसको सर्च करने के लिए लिया था, अगर मैंने 3 लिया है तो 3 कितना बार आया वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया है। तो फ्रीक्वेंसी डी सपोज अपना 3 निकला, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी भी हमारी 3 निकली, तो क्या करेंगे, 3 इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन ट्रू कर देंगे और ये काउंट की वैल्यू बढ़ देंगे। नहीं हुई कंडीशन, चले जाएंगे आगे, नाम निकाल लेंगे उसमें से और 12 को फिर से डिवाइड करेंगे। मतलब वो हर बार वैसे करते जाएंगे। उस नंबर के लिए भी, इस नंबर के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे। एंड लास्ट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कितने बार आई वो काउंट के अंदर स्टोर है, इसलिए हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। बहुत ही ईजी है यार, कुछ नहीं है इसमें। मुझे तो मेन चाहिए था जावा में, मेन जो चीज़ है वो मिली, मतलब बहुत देर बाकी है उसके लिए। मतलब आई थिंक नेक्स्ट 1-2 वीडियो में आ जाएंगी वो मेन चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, तो रिवर्स ऑफ नंबर में भी सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मॉड निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। मतलब अगर मेरा 1 आया तो वो 10 हो जाएगा, और इसको प्लस कर दो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर निकला है, मतलब 3। सपोज यहाँ पे 1 3 आ जाएगा फिर। ओके, ये गलती से हो रहा है क्योंकि मैं पेन से लिखता तो ऐसे ही करता, वो माउस से लिखने की किसको आदत होती है। हाँ, ये आंसर है अपने पास, जो भी आंसर आएंगे वो इसमें सेव हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कुछ ढंग नहीं है इसमें। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।